class. Myself Deepthi. Welcome to my BST class. In the previous lecture, we have already studied about the partnership, sole proprietorship, joint into family business, cooperative society. Now this one is the last forms of business organization. So let us proceed to the next topic: joint stock company. Okay, stock company is the fifth form of organization. We can say this is the association of a group of people. Association of a group of people आप बोल सकते हो, ये group of people का जो उनका कॉम्बिनेशन होता है, कोई काम सबको मिला के किया जाता है टू कैरी आउट अ बिजनेस एक्टिविटीज़, किसी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ को करने के लिए फॉर द प्रॉफिट। कैसे कि कोई भी बिज़नेस आदमी करता है तो प्रॉफिट के लिए ही करता है, बट इसमें आपको मेन चीज़ क्या देखनी है जॉइंट स्टॉक कंपनी में कि इनका ऑलरेडी एक लीगल स्टेटस रहता ही है, जो कि बहुत ही ज़रूरी होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी में। लीगली इनका स्टेटस रहना चाहिए। इनको एक सेपरेट लीगल एंटिटी कहा गया है। आप बोल सकते हो कि दिस इज़ द एसोसिएशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल टू फॉर्म अ ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म करने के लिए जो एक एसोसिएशन होता है ग्रुप ऑफ पीपल का, उसको हम कंपनी बोलते हैं। ओके, तो कंपनी वर्ड से आप क्लियर कर सकते हो कि कंपनी एक्ट, आपने देखा होगा एक्ट 1956 के थ्रू, कि ये एक्ट जो है वो लीगल स्टेटस इसका होता है। किसी भी कंपनी का एक लीगल स्टेटस होता है बिकॉज आफ्टर रजिस्ट्रेशन दे गॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। एक कंपनी की एंड वहाँ के मेंबर्स की एक अलग ही सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, एक अलग ही आइडेंटिटी आप बोलो होती है। कंपनी की अलग आइडेंटिटी होती है एंड मेंबर्स की वहाँ की अलग आइडेंटिटी होती है। ओके, इसलिए इसको हम लोग सेपरेट लीगल एंटिटी भी बोलते हैं। अब आप बोल सकते हो कि जॉइंट स्टॉक कंपनी है क्या? दिस इज द एसोसिएशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल फॉर कैरिंग आउट एनी बिजनेस एक्टिविटीज़। किसी भी बिजनेस को करने के लिए जो हम एसोसिएट करते हैं ग्रुप ऑफ पीपल को, किसी भी बिजनेस को कैरी आउट करने के लिए। एंड इस बिज़नेस का एक लीगल स्टेटस होता है। एंड कोई भी बिज़नेस फॉर्म करता है तो ऑब्वियसली देयर मेन मोटिव इज़ टू अर्न प्रॉफिट। ओके, अब लीगल स्टेटस यहाँ ये बताता है कि देयर इज सेपरेट लीगल एंटिटी मीन्स व्हाट, कि जो इसके शेयर होल्डर होंगे, जो इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, या आप कंपनी बोल सकते हो, कंपनी और वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं उनका एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। जैसे कंपनी को हम बोल सकते हैं कि अगर उसे कोई भी उसको दी गई है, लीगल अथॉरिटी दी गई है, तो कंपनी अपने नाम पे कोई भी असेट्स एंड लायबिलिटीज़ होल्ड कर सकता है। कोई भी अपने अगेंस्ट या किसी के अगेंस्ट कोई भी केस फाइल कर सकता है। ओके, दे कैन नॉट फाइल केस ऑन एनी अदर मेंबर्स। एंड मेंबर्स जो हैं वो भी किसी पे केस कर सकते हैं। वो अपने प्रॉपर्टी के लिए उनसे उस चीज़ के लिए कॉन्फ्लिक्ट भी कर सकते हैं। तो दोनों की अपनी अपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी है इसमें। ओके, नेक्स्ट थिंग इज सोल प्रोप्राइटरशिप में आप बोल सकते हो कि सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही ओनर रहता है और वही सारी चीज़ देखता है। सारी लीगली जो भी उसके फॉर्मेलिटीज़ होती हैं सारी वही हैंडल करता है, चाहे वो असेट्स को लेके हो, चाहे वो लायबिलिटीज़ को लेके हो, सारे डेट्स को लेके हो, कोई भी रिस्क हो, सारा चीज़ वो अकेले बियर करता है। पार्टनरशिप में आप ऑप्शनल बोल सकते हो कि रजिस्ट्रेशन कराना उतना कंपलसरी नहीं रहता, बट इट कैन बी ऑप्शनल इन अ पार्टनरशिप। ओके, the shareholders are the owners of the company while the board director is the chief managing elected by the shareholders। देखो, जो उसमें शेयर होल्डर्स जो रहते हैं मेन, वो ओनर्स होते हैं उस जॉइंट स्टॉक कंपनी में, और जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहता है उनका ड्यूटी होता है कि बिजनेस के मैनेजमेंट को देखना। अब फर्स्ट चीज़ मेरे को ये क्लियर करनी है कि बहुत लोग बोलते हैं कि शेयर होल्डर्स का मैंने नाम सुना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का मैंने नाम सुना है, पर शेयर होल्डर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को आप कह सकते हो ये होते कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होता है? देखो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वो होता है जिनको असाइन किया जाता है कोई भी मैनेजमेंट वर्क, दे जस्ट असाइन फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। एंड शेयर होल्डर्स आप उनको बोल सकते हो, जैसे आप एग्जांपल ले लो, आपने किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए बहुत सारे लोगों से कैपिटल कंट्रीब्यूशन करके एक कैपिटल बनाया, बट बहुत सारे लोग से जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पर्सन है जिन्होंने अपने अपने अमाउंट, अपने अपने पैसे, अपने अपने कैपिटल को बनाने में लगाए हैं, तो वो जो डिफरेंट अमाउंट वो पे करते हैं। व्हेन वी डिवाइडेड कैपिटल इनटू डिफरेंट पार्ट्स, जब आप कैपिटल को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करोगे
तो जो लोग जितने अमाउंट दिए रहते हैं वो उनके शेयर्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो कि कैपिटल आपने 20,000 लगाया है, बट उसको कोई 4% ऐसे हैं जो कि उस चीज़ में अपना शेयर लगाया, तो ऐसे देखा जाए तो 5,000 ईच आर कैरिंग द 5,000 शेयर इन द बिजनेस, सबका अपना 5,000 का शेयर है उसमें। तो 5,000 मीन्स व्हाट, कि जो वो शेयर्स लगाते हैं वो उन सारे शेयर्स को मिला के वो कैपिटल बनता है। शेयर्स जो होते हैं वो हमारे शेयर होल्डर होते हैं जो शेयर्स को उसमें लगाते हैं। तो जो शेयर्स को उसमें लगाते हैं और उस शेयर्स को होल्ड करते हैं उन्हें हम शेयर होल्डर्स बोलते हैं। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन। द कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट्स कॉल्ड शेयर्स। मीन्स आई ऑलरेडी डिस्कस यू कि जितने भी कैपिटल्स ऑफ द कंपनी होते हैं उनको एक पार्ट्स में 4 पार्ट्स में 5 पार्ट्स हम जितना भी कह सकते हो, डिपेंड्स ऑन द शेयर होल्डर्स, वो डिवाइड करते हैं तो उसको हम शेयर्स बोलते हैं। जो अपने कैपिटल में लगाने के लिए अपने अमाउंट पे किए रहते हैं वो शेयर्स होते हैं, और जो उनको होल्ड करते हैं वो शेयर होल्डर होते हैं। ओके, ये शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं अगर वो पब्लिक कंपनी में हैं, बट नॉट इट विल बी कंपल्सरी फॉर द प्राइवेट कंपनी। ओके, नाउ कम टू द फीचर्स। हियर इट इज़ गिवन द फीचर्स, you can see the features is given here. First we go to the features. What is the features? फीचर्स मीन्स जो भी अगर आप फीचर्स पढ़ लोगे तो आपको मेरिट्स एंड डीमेरिट्स में कोई भी इश्यूज़ नहीं होंगे। आप फीचर्स से मेरिट्स और डीमेरिट्स लिमिटेशन निकाल सकते हो। सो इन द फर्स्ट इट इज़ गिवन है, अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन। अ कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज़ क्रिएशन ऑफ लॉ एंड एग्जिस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स मेंबर्स। एक कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया। उससे आर्टिफिशियल पर्सन क्यों कहा गया? क्योंकि कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है और उसके जो भी चीज़ें होती हैं वो अपने पे सारी चीज़ें लेती है, चाहे उसकी असेट्स हों चाहे लायबिलिटीज़ हो, सारी चीज़ें वो खुद होल्ड करती है। जो भी केस होता है वो कंपनी पे होता है, किसी भी शेयर होल्डर पे केस नहीं किया जाता है क्योंकि उसकी खुद की सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। वो एक लॉ के थ्रू उसको एक आर्टिफिशियल पर्सन माना गया है, बट उसके सारे वर्क जो हैं वो एक पर्सन की तरह ही ट्रीट किए जाते हैं। You can say the company work like an artificial persons or behave like a normal. Okay, it can file case on anyone. वो किसी पे भी केस भी कर सकती है और it can own the property, वो प्रॉपर्टी के भी ले सकती है, बट लाइक अ नॉर्मल पर्सन। जैसे एक नॉर्मल पर्सन अपने राइट्स के लिए लड़ते हैं वैसे कंपनी भी अपने राइट्स के लिए लड़ती है। जो भी चीज़ें रहती हैं उस सारी चीज़ों को अपने डेट्स के लिए, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, वो लायबल रहती है सारी चीज़ को बियर करने के लिए, अपने किसी के ऊपर सू करने के लिए भी, किसी के ऊपर किसी के ऊपर केस फाइल करने के लिए भी। नेक्स्ट थिंग कि कंपनी इसके कुछ जो आर्टिफिशियल पर्सन होते हैं, कोई भी कंपनी हो, उसके कुछ 5 चीज़ें होते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उनको आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए कहा गया क्योंकि कंपनी खुद चल के आके अपना कोई भी चीज़ अपना कोई भी चीज़ सामने नहीं रखेगी। वो इनडायरेक्टली वे में उसको एक आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया है। कंपनी का खुद का एक जो सेपरेट लीगल एंटिटी होता है उसके बेस पे वो कोई भी चीज़ कहीं भी कॉन्टेक्ट कर सकती है, किसी के अगेंस्ट कोई भी केस कर सकती है। आर्टिफिशियल पर्सन कहा गया इसलिए से क्योंकि ना वो ब्रीथ कर सकती है, ना ही वो खा सकती है, ना ही वो कुछ कर सकती है, बट इट कैन बी अ प्ले अ रोल लाइक अ नॉर्मल पर्सन। 5 पॉइंट्स आप इसमें नोट डाउन कर सकते हो। कंपनी कैन ओन प्रॉपर्टी, दे कैन इनकर डेट्स, दे कैन बोरो मनी, दे कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट, और दे कैन बी सूड और कैन बी सूड। इस पर कोई केस भी कर सकते हो और ये भी किसी पे केस भी कर सकती है। ओके, नेक्स्ट थिंग, अ कंपनी acquires and separate legal identity. The law does not recognize the business and owners to be one and the same. अब देखो सेपरेट लीगल एंटिटी में ये चीज़ हम लोगों ने पहले हम लोगों ने पहले डिस्कस कर रखा है कि जो कंपनी होती है और जो वहाँ के शेयर होल्डर होते हैं उनका एक अपना अपना सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होता है। मींस वो दोनों अपने अपने किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को लेके, किसी भी चीज़ को लेके, अपने राइट्स को लेके अलग अलग किसी पे भी केस फाइल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। फ्रॉम द डे ऑफ इनकॉर्पोरेशन अ कंपनी एक्वायर्स एन आइडेंटिटी। इनकॉर्पोरेशन के समय से ही कंपनी को सारी चीज़ें आइडेंटिटी उसकी अलग से पहचान हो जाती है। दे आर जस्ट डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स से इनको अलग रखा जाता है। एक सेपरेट लीगल एंटिटी की वॉल कंपनी को और कंपनी के मेंबर्स को अलग रखती है। वी कांट सी द सोल प्रोप्राइटरशिप। देखो सोल प्रोप्राइटर भी रहता है एंड जो उसके मेंबर्स होते हैं वो दोनों साथ में ही रहते हैं, जो भी चीज़ें रहती हैं साथ की ही होती हैं।
इसलिए उसको सोल प्रोप्राइटरशिप कहा जाता है। पार्टनरशिप में भी क्या होता है, जो कोई एक लॉस करता है सारे पे उसका लायबल होता है रिपे करने को, कोई भी डेट्स हो, कोई भी रिस्क हो, सारे इक्वली बियर करते हैं। बट कंपनी में ऐसा नहीं होता है। कंपनी और कंपनी के मेंबर्स अलग अलग होते हैं, इनकी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी होती है। ये अपने लिए किसी के अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट के लिए लड़ाई भी कर सकते हैं, अपने राइट्स के लिए लड़ भी सकते हैं, कोई केस किसी और कंपनी के अगेंस्ट भी कर सकते हैं। सो दे आर जस्ट हैव द कंपनी का आप बोल सकते हो कि वो एक तरीके से उसका एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है, तो उसका एक अलग ही पहचान है। जो वहाँ के शेयर होल्डर हैं उनको ओनर कहा गया है कंपनी का, तो उनका भी एक सेपरेट लीगल आइडेंटिटी है। इसलिए इसको नाम ही ऐसा दिया गया है कि उन दोनों को अलग रखा जाता है। कंपनी और कंपनी के जो शेयर होल्डर हैं ये दोनों अलग होते हैं, ये एक नहीं हो सकते। इनका हर चीज़, इनके असेट्स एंड लायबिलिटीज़ वो अलग अलग होते हैं। आप एग्जांपल ले सकते हो, अगर कंपनी में कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, आपने अगर कंपनी के नाम पे असेट्स ना खरीद के उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम पे असेट्स परचेज कर लिया, ठीक है, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जब वो उस कंपनी को रिज़ाइन दे के नेक्स्ट डे कहीं जाएगा तो वो क्या करेगा, वो जो असेट्स आपने उसके नाम पे परचेज किया वो क्या करेगा, अपने साथ उस असेट्स को भी लेके चला जाएगा। तो कंपनी ऐसी गलती तो करेगी नहीं, इसलिए तो कंपनी ने अपने नाम पे एसेट्स एंड लायबिलिटी सारी चीज़ होल्ड करती है, एंड शेयर होल्डर जो होते हैं वो अपने नाम पे एसेट्स और लायबिलिटी होल्ड करते हैं। नेक्स्ट थिंग, द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी इज अ टाइम कंज्यूमिंग, एक्सपेंसिव एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी इज कंपल्सरी। अब फॉर्मेशन की बात की जा रही है। देखो फॉर्मेशन में क्या होता है ना, कंपनी के किसी भी फॉर्म के लिए, कंपनी को फॉर्म करने के लिए बहुत टाइम टेकिंग होता है, ये बहुत एक्सपेंसिव भी होता है और बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होता है। ये आप बोल सकते हो कि कंपनी को स्टार्ट करना इज़ अ वेरी टफ फॉर एनी बिजनेसमैन। बट फॉर कंपनी मैनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ टू मस्ट बी डन इन दिस। को बहुत सी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, बहुत से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिसको वेरीफाई किया जाता है, सारी चीज़ें क्लियर की जाती हैं रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म से, कि सारी चीज़ें अच्छे से हैं कि नहीं, सारी चीज़ रेक्टिफाइड हैं कि नहीं, क्लियर हैं कि नहीं। जो भी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होते हैं सारी चीज़ से इन्हें डील करना पड़ता है। बट एक चीज़ है, अगर एक ये प्राइवेट कंपनी है तो इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट लेना होता है। बट पब्लिक कंपनी के लिए क्या होता है, इनकॉर्पोरेशन तो ठीक है बट उसके साथ कमेंसमेंट का भी एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। मीन्स आप समझ जाओ कि इनके में रेस्ट्रिक्शन रूल ऐसे ऐसे होते हैं, सारे रेगुलेशन ऐसे ऐसे रहते हैं कि इनको सारी चीज़ों को लेके ही चलना पड़ता है। और कभी कभी तो बहुत टाइम टेकिंग भी हो जाता है, 1 साल 2 साल लग जाते हैं किसी भी कंपनी को अपनी आइडेंटिटी को सेटल करने में, अपनी कंपनी को बनाने में बहुत साल लग जाते हैं। हर सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करते करते और डिले भी हो जाता है। कम टू द नेक्स्ट वन, इट विल ओनली सीज टू एग्जिस्ट वन स्पेसिफिक प्रोसीजर फॉर इट्स क्लोजर कॉल्ड वाइंडिंग अप। देखो अब नेक्स्ट थिंग क्या है कि परपेचुअल एग्जिस्टेंस, फोर्थ पॉइंट में आप बोल सकते हो परपेचुअल एग्जिस्टेंस। आप कह सकते हो कि किसी की रिटायरमेंट हो गई, ओके, अ कंपनी इज क्रिएटेड बाय सम लॉ। कंपनी जो है किसी लॉ से बनी है, ठीक है, और अगर जब कंपनी स्टार्ट हो रही है तो किसी लॉ के थ्रू स्टार्ट हो रही है, तो ऑब्वियसली जब कंपनी को बंद करना होगा, क्लोज करना होगा, तो पूरे लॉ के प्रोसीजर के साथ ही वो कंपनी क्लोज होगी। आप ये नहीं कह सकते हो किसी मेंबर की डेथ हो गई या सारे शेयर होल्डर की डेथ हो गई तो कंपनी अपना काम छोड़ दे, अपनी कंपनी को बंद कर दे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्योंकि इट्स टोटली डिपेंड कि कोई आप लॉ के थ्रू करो या किसी लीगल प्रोसीजर के थ्रू करो, तो उस चीज़ को कोई समझे कि हाँ ठीक है मैंने लॉ के थ्रू ओपन किया अपनी कंपनी, तो कोई लॉ ऐसा लाओ, कोई ऐसा लीगल बेस्ड ऑफिशियल चीज़ लाओ कि मैं कंपनी को बंद करूँ। किसी के रिटायरमेंट, किसी के इंसेन, किसी के पागल होने से या किसी के रिटायरमेंट से इस कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कंपनी जो है वो कंटिन्यू रहती है, कभी भी बंद नहीं होती, कोई वाइंडिंग अप उसका नहीं होता जब तक कि उसका एक टाइम, एक प्रोसीजर, एक स्पेसिफिक पीरियड, जब तक वो कंपनी लीगली बेस्ड है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ सकता ऑफ एनी रिटायरमेंट ऑफ एनीथिंग, नथिंग। ओके, नेक्स्ट थिंग, द मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द अफेयर ऑफ द कंपनी इज अंडरटेकन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स विच अपॉइंट द टॉप मैनेजमेंट फॉर रनिंग बिजनेस। अब देखो कंट्रोल जो रहता है मैनेजमेंट का, जैसे आप सोल प्रोप्राइटरशिप में बोल सकते हो कि सारी जितनी भी कंट्रोल और पावर होती है सोल प्रोप्राइटर के पास होती है, ओके। एंड पार्टनरशिप में आप बोल सकते हो कि पार्टनरशिप में इक्वली सबकी राइट्स रहती है सारी चीज़ें बोलने की। जॉइंट हिंदू फैमिली में कह सकते हो कि जो करता रहता है, जो एल्डर होते हैं उनकी राइट्स होती है मैनेजमेंट को कंट्रोल करने की सारे पावर। बट जॉइंट स्टॉक कंपनी में आप क्या रहता है ना कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रहते हैं वो सारे जितनी भी कंपनी के अफेयर्स होते हैं, जितनी मैनेजमेंट रीज़न होते हैं, किसी चीज़ को मैनेज करना, किसी चीज़ को कंट्रोल करना, सारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास होते हैं, जो कि टॉप मैनेजमेंट को अपॉइंट करते हैं। उसमें कौन कौन से पर्सन काम करेंगे, एम्प्लॉय काम करेंगे फॉर रनिंग देयर बिजनेस।
ओके, तो सारी कंट्रोल, सारी पावर जो रहती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ही रहती है। नेक्स्ट थिंग, विच अपॉइंट्स द टॉप मैनेजमेंट ऑफिशियल फॉर रनिंग द बिजनेस। ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स टॉप मैनेजमेंट को अपॉइंट करते हैं एक बिजनेस को रन कराने के लिए, एंड द शेयर होल्डर्स डू नॉट हैव अ राइट इन्वॉल्व टू डे एक्टिविटी। और जिसके शेयर होल्डर होते हैं उनको कोई भी राइट नहीं रहता है कि वो अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ में कोई भी मैनेजमेंट के पर्पज़ से इन्वॉल्वमेंट उनका हो उसमें। ओके, नेक्स्ट थिंग, द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लिमिटेड टू द एक्सटेंट of the capital contributed by them in a company, the members can be asked to contribute the loss only to the extent of the unpaid amount। आप बोल सकते हो इनकी जो लाइबिलिटी होती है लिमिटेड होती है, पहली चीज़। और लिमिटेड लाइबिलिटी बहुत अच्छे तरीके से जानते हो कि बंदा जितना पैसा लगाया रहेगा वो उतना ही लायबल होता है किसी भी डेट्स को पे करने के लिए, उसके पर्सनल असेट्स पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ हम लोग जॉइंट स्टॉक कंपनी में देख सकते हैं कि जो शेयर होल्डर जितने अपने शेयर्स लगाए रहते हैं वो उतने ही चीज़ के लिए लायबल होते हैं, उतनी ही चीज़ के लिए होते हैं कि उतनी ही चीज़ वो पे कर सकें। ओके, द क्रेडिटर्स कैन यूज़ ओनली द असेट्स ऑफ द कंपनी टू सेटल देयर क्लेम्स। जो क्रेडिटर्स होते हैं वो सिर्फ अपने असेट्स ऑफ द कंपनी को यूज़ में लाते हैं, कोई भी चीज़ को पे करने में देते हैं। इसमें जो ओनर्स रहते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, वो उतना ही पे करेंगे जितना उन्होंने अपने शेयर्स उसमें लगाए हैं, जितना उन्होंने अपने कैपिटल उसमें लगाए हैं, वो उतने ही लायबल रहेंगे, जितनी उनकी शेयर रहेगी उतनी। ओके, आप बोल सकते हो कि जब लायबिलिटी ऑफ मेंबर शेयर उतना ही जितना उन्होंने परचेज़ किया है तो कंपनी से तो उतना ही लॉस होने पे कंट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट थिंग, उनको शेयर होल्डर कोई भी अपनी पर्सनल असेट्स को देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जितने उनके शेयर्स होते हैं उतना ही वो लायबल होते हैं कोई भी चीज़ पे करने को। अ कंपनी मे और मे नॉट हैव अ कॉमन सील। अब इसमें आप बोल सकते हो कंपनी कॉमन सील, आप बोल सकते हो कि स्टैम्प होता है, एक मोहर होता है, किसी भी कंपनी का आप मोहर देख लो, कोई भी स्टैम्प देख लो, वो अपना प्रेजेंस लगाता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे या किसी भी चीज़ में, और कोई भी उस स्टैम्प को, उस कॉमन सील को देख के बोल सकता है कि हाँ इस कंपनी का है ये, तो ये इस कंपनी का है। वो एक कंपनी को डिनोट करता है, वो जो कॉमन सील आप स्टैम्प बोल सकते हो मोहर को, मोहर बताता है कि किस कंपनी का है और क्या है। एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिल जाता है कंपनी को, एक लीगल नाम है उसका, एक साइन आप बोल सकते हो, एक लीगल साइन है उसका, अपने कंपनी को किसी थर्ड पर्सन के सामने प्रेजेंस करने के लिए इन द एब्सेंस ऑफ द कंपनी मेंबर्स और शेयर होल्डर्स। नेक्स्ट थिंग, द रिस्क लॉसेज इन अ कंपनी इज बॉर्न बाय ऑल द शेयर होल्डर्स। देखो, अब जो जितने भी रिस्क होते हैं वो तो शेयर होल्डर भी उसको बेयर करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि अलग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर सारी चीज़ बेयर करे, क्योंकि इन द फेस ऑफ फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ऑल शेयर होल्डर्स इन अ कंपनी हैव टू कंट्रीब्यूट टू द डेट्स। क्योंकि जब कोई फाइनेंशियली डिफिकल्टीज़ होती है कंपनी में तो शेयर होल्डर्स का भी ये राइट होता है कि वो भी उस डेट्स को पूरा करने के लिए कंट्रीब्यूशन अपना दें टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द कंपनीज कैपिटल। जो भी उन्होंने एक कंपनी के कैपिटल के लिए अपने शेयर्स लगाए हैं वो उतना ही उस फाइनेंशियल डिफिकल्टी को दूर करने के लिए उतना ही कंट्रीब्यूशन एटलीस्ट करें। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, मेरिट्स। अब मेरिट्स आप बोल सकते हो द शेयर होल्डर्स आर लाइबल टू द एक्सटेंट ऑफ द अमाउंट एंड अनपेड ऑन द शेयर। देखो, फर्स्ट आप बोल सकते हो लिमिटेड लाइबिलिटी होती है इनकी, मैंने ये जो चीज़ आपको ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है कि शेयर होल्डर्स लिमिटेड लाइबल होते हैं कोई भी डेट्स पे करने के लिए, जितने उनके शेयर हैं उतना ही लाइबल होते हैं कोई भी लॉस को, किसी भी डेट्स को देने में। नेक्स्ट थिंग, शेयर्स ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी कैन बी सोल्ड इन द मार्केट एज सच इजली कन्वर्टेड इनटू कैश केस द नीड अराइज। अब आपका नेक्स्ट है कि ट्रांसफ़र ऑफ इंटरेस्ट, मतलब जो शेयर होल्डर होते हैं वो अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं और किसी से शेयर खरीद भी सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, उससे क्या होता है कि ये इनकम भी अर्न कर लेते हैं और इनके डिविडेंड में एक्सटेंड भी हो जाता है। ओके, नेक्स्ट थिंग, एग्जिस्टेंस ऑफ कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द डेथ एंड रिटायरमेंट। आपको मैंने ये चीज़ पहले ही बोल दिया है कि इसमें परपेचुअल सक्सेशन होता है, एग्जिस्टेंस होती है, किसी के रिटायरमेंट और डेथ से, किसी के इंसेन, किसी के पागल होने से कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, कंपनी जैसी है वैसी ही चलती है। नेक्स्ट थिंग, कैपिटल कैन बी अट्रैक्टेड फ्रॉम द पब्लिक एज वेल एज थ्रू लोन्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब आप बोल सकते हो कि स्कोप ऑफ एक्सपेंशन क्या हो सकता है इसका। देखो, सोल प्रोप्राइटर की बात करें तो एक ही करने वाला है, उसमें तो कितना रिसोर्स इकट्ठा कर पाएगा, कितने कैपिटल लगा पाएगा। बट कंपनी की अगर हम बात किया जाए तो एज कम्पेयर टू द सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी हैज़ अ लार्ज फाइनेंशियल रिसोर्सेज। कंपनी के पास एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज रहती है, लार्ज क्वान्टिटी में होती है। दे कैन टेक द लोन फ्रॉम बैंक, तो बैंक से भी लोन ले सकते हैं, और जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनसे भी उनका लिंक अच्छा हो तो वो कोई भी चीज़ बियर कर सकते हैं, लोन ले सकते हैं।
और जितनी उनके पास फाइनेंशियली उनकी कंडीशन अगर सही रहे तो ऑब्वियसली बहुत से रिसोर्स ले सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो इससे उनका एक्सपेंड ही होगा। जब वो अधिक से अधिक रिसोर्स लगाएंगे और उनके पास कैपिटल अधिक है तो ऑब्वियसली उनको प्रॉफिट होगा, तो उससे उनका कंपनी भी तो ग्रो करेगा, एक्सपेंड करेगा। नेक्स्ट थिंग, कंपनीज कैन अफोर्ड टू पे द हायर सैलरी टू स्पेशलिस्ट। अब लास्ट वन आपका है कि देखो एक्सपर्ट क्या, जब कैपिटल अधिक है तो आप बोल सकते हो कंपनी के पास जो फंड्स की अवेलेबिलिटी होती है ना वो बहुत अधिक होती है। कंपनी कैन अफोर्ड टू पे हायर सैलरीज। कंपनी ना अफोर्ड कर सकती है कि एक्सपर्ट्स को हायर सैलरीज दे के कोई भी एक्सपर्ट रख दे जो अलग अलग फील्ड में एक्सपर्ट हो। ओके, इट कैन देयरफॉर एम्प्लॉय पीपल हु आर एक्सपर्ट्स इन देयर एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन। वह ऐसे एम्प्लॉय एक्सपर्टाइज को वहाँ पे वैसी चीज़ों को लाएगी अपने बिजनेस में, कंपनी में, कि दे एम्प्लॉय हु आर एक्सपर्ट्स इन देयर, जो कि अपने अपने एरिया में एक्सपर्ट हों। एक स्पेशलिस्ट को बुलाएगी जो अपने अपने एरिया में एक्सपर्ट हो। ईच डिपार्टमेंट डील्स विद अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, और जो एक अलग अलग पर्टिकुलर पर्सन होंगे वो अपने अपने अलग अलग पर्टिकुलर फील्ड में बहुत ही एक्सपर्टाइज होंगे। ओके, नेक्स्ट थिंग, नेक्स्ट वन इज अ कम टू द लिमिटेशन। हियर इट इज़ गिवन द लिमिटेशन। ओके, लिमिटेशन मीन्स क्या कमियाँ हो सकती हैं इसकी। लिमिटेशन मतलब कोई भी कमियाँ, क्या नुकसान हो सकता है इसका। द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी रिक्वायर्स ग्रेटर टाइम, एफर्ट एंड एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट एंड द प्रोसीजर्स इन्वॉल्व। देखो किसी भी कंपनी को फॉर्म करने के लिए टाइम टेकिंग तो होना बहुत ही एक तरीके से आप बोलो लिमिटेशन है ही। क्योंकि अगर किसी को कंपनी फॉर्म करना है तो वो पर्सन 1 ईयर 2 ईयर तो वेट करेगा नहीं, तो उसके लिए एक टाइम फिक्स होता है और उसके एफर्ट्स भी अधिक लगते हैं और उस चीज़ के लिए बहुत से नॉलेज की भी ज़रूरत होती है जो कि हमें एक्सपर्ट के थ्रू मिलेंगे, या ऐसा पर्सन जिसको उस चीज़ के बारे में अधिक नॉलेज हो। हमें उस तक जाने के लिए भी कोई, उस पर्सन को एक्सपर्टाइज करने की भी कोई फ़ीस देनी पड़ेगी, तो एक्सपेंसिव भी है। और बहुत से लीगल रिक्वायरमेंट होते हैं इसमें कि फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी रिक्वायर्स ग्रेटर टाइम एंड एफर्ट एंड एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ लीगल रिक्वायरमेंट्स। ऐसी लीगल बेस्ड रेस्ट्रिक्शन रूल इनमें फॉलो होती हैं कि किसी भी चीज़ का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आपके पास लीगल स्टेटस तब होता है जब आप बहुत सारी चीज़ों को अच्छे से कर लेते हो, सारी चीज़ें आपकी ऑफिशियली लीगल बेस्ड रहती हैं, तभी आप कोई कंपनी को आगे बढ़ा सकते हो। तो आप सोच लो अपनी कंपनी को एक लीगल स्टेटस का टैग देने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ों से हैंडल करना पड़ता है। ओके, एज़ कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप, आपको इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो उतनी आपको सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में देखने को नहीं मिलेंगी जितनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ आपको और रजिस्ट्रेशन का काम कराने के लिए आपको जितनी चीज़ें बियर करनी पड़ती है जॉइंट स्टॉक कंपनी में, उतनी आपको सोल प्रोप्राइटर और पार्टनरशिप में बिल्कुल ही नहीं दिखेंगी। नेक्स्ट थिंग, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट लीड्स टू लैक ऑफ efforts as well as person involvement on the part of the officers of a company। अब बोल तो अब इस चीज़ को बोल सकते हो सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट लीड्स टू लैक ऑफ एफर्ट एज वेल पर्सनल इन्वायरमेंट। आप क्या बोल सकते हो, एक तरीके ना इम्पर्सनल रिक्वायरमेंट, इम्पर्सनल वर्क एनवायरमेंट। मतलब टॉप मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट होता है, एक लोअर लेवल, एक टॉप लेवल होता है, एक मिडिल लेवल होता है, एक लोअर लेवल होता है। कोई भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, अगर कोई भी चीज़ असाइन करा है वो टॉप मैनेजमेंट को देगा, फिर मिडिल लेवल पे आएगा, फिर लोअर लेवल पे आएगा। 3 होते हैं लेवल इसमें, टॉप, मिडिल एंड लोअर। तो यहाँ पे ओनरशिप सबकी अपने अपने फील्ड, अपने अपने लेवल पे अलग अलग होती है। कोई इसमें पर्सनली इन्वॉल्व नहीं रहता, ना कोई किसी को इनडायरेक्टली मोटिवेट कर पाता है किसी चीज़ के लिए कि अप्रिशिएट कर सके किसी चीज़ के लिए। तो ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है इस चीज़ का। किसी भी कंपनी को चलाने के लिए यूनिटी होनी बहुत ज़रूरी होती है, ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी होता है, कि अप्रिशिएशन की हर काम को करने के लिए अप्रिशिएट करने के लिए एक बंदा होना चाहिए, मोटिवेट करने के लिए एक मैनेजर होना चाहिए। तब एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो तीनों को हैंडल कर रहा है। तो कभी भी जाके पर्सनली उस मेंबर से या उस जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं टॉप, मिडिल एंड लोअर लेवल पे स्पेशली, उनसे पर्सनली कांटेक्ट होके नहीं कर सकते। इससे क्या होता है, वो जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनकी इंटरेस्ट अपने ओनर्स को लेके थोड़ी कम हो जाती है। तो ये बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक है कि इन्वॉल्वमेंट तो किसी भी हेड की होनी ही चाहिए अगर वो कोई भी बिजनेस या कोई भी कंपनी स्टार्ट कर रहा है किसी भी चीज़ के लिए। तो इन्फॉर्मेशन ऑफ कंपनी इज़ प्रोवाइडेड टू रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज टाइम टू टाइम, हैंस इन्फॉर्मेशन अवेलेबल टू जनरल पब्लिक। देखो लैक ऑफ सिक्रेसी, आप बोल सकते हो कि इन्फॉर्मेशन जो भी रहती है कंपनी की वो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज में जाती है। ओके, नेक्स्ट थिंग इज कि द कंपनीज एक्ट रिक्वायर ईच पब्लिक कंपनी टू प्रोवाइड फ्रॉम टाइम टू टाइम अ लॉट इन्फॉर्मेशन टू द ऑफिस ऑफ अ रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनी। जो पब्लिक कंपनी होती है वो सारी इन्फॉर्मेशन जितनी भी रहती है वो रजिस्ट्रार ऑफ अ कंपनीज में देती है, और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज क्या करती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन रहती है वो जनरल पब्लिक तक पहुंचाती है।
इट इज़ डिफ़िकल्ट टू मेंटेन कंप्लीट सेक्रेसी। अब आप पब्लिक कंपनी में काम करो तो आपकी जो भी चीज़ें न्यूज़पेपर में निकलेगी, मैगजीन में निकले, कोई जनरल पब्लिक तक जाएगी, तो आपकी सेक्रेसी फिर रह कहाँ गई है? क्योंकि जब ये अपनी सारी चीज़ें पब्लिक कंपनी रजिस्टर ऑफ कंपनीज़ में देती है सारी इन्फॉर्मेशन, तो वो इन्फॉर्मेशन कहाँ पे अवेलेबल कराई जाती है? जनरल पब्लिक में। तो इससे कोई भी सेक्रेसी आप बोल नहीं सकते, कोई भी चीज़ें हमारी सीक्रेट नहीं है, सारी चीज़ें डिस्क्लोज हो ही जाती हैं इसमें। नेक्स्ट थिंग, द फंक्शन ऑफ अ कंपनी इज सब्जेक्ट टू मैनी legal provision and compulsions. This reduces the freedom of operation of company, takes away lot of time, effort and money. अब इसमें आप बोल सकते हो कि इसमें आप एक चीज़ बोल सकते हो कि द फंक्शनिंग न्यूमरस रेगुलेशन आप बोल सकते हो कि इसमें बहुत सारे लीगल प्रोविज़न कंपल्शन होते हैं, बहुत ही ज़रूरी होता है सारी चीज़ें करने के लिए। अ कंपनी इज बर्डन विथ न्यूमरस रेस्ट्रिक्शन रिस्पेक्ट ऑफ एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग, आप बोलते हो रिपोर्ट्स को फिल करना, प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। इसमें एफर्ट्स भी अधिक लगते हैं एंड मनी भी लगते हैं। किसी एक्सपर्टाइज को आप बोलोगे या कहीं अपना रजिस्ट्रेशन करा रहे हो तो उसकी फ़ीस कितनी लगी, कितनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं, आपको कहाँ कहाँ पैसा दे के हर अलग अलग जगह जा जाके आपके अपने कंपनी को लीगल कराने के लिए सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। दिस रिड्यूसेस द फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन। इससे क्या होता है कि जो एक फ्रीडम होती है किसी भी कंपनी की वो कम हो जाती है। इट टेक्स अवे लॉट ऑफ टाइम, ये बहुत समय ले लेता है एंड एफर्ट ले लेता है और मनी भी एक्सपेंड करना पड़ता है। Come to the next one. Companies as well as approval of various proposal top, middle, lower level management may cause delays not only in taking decision but also in acting upon them. आप बोल सकते हो कि companies are democratically managed through the board of directors. ओके, तो कम्युनिकेशन एज वेल एज अप्रूवल ऑफ वेरियस प्रपोजल टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल, जो भी 3 लेवल्स होते हैं, टॉप, मिडल एंड लोअर लेवल, जो भी कम्युनिकेशन होती है वो एक वेरियस प्रपोजल लेके जाती है टॉप पे, मिडल पे एंड लोअर लेवल पे, जो कि टाइम टेकिंग होता है। पहले वो टॉप पे जाएगी, फिर मिडल पे जाएगी, फिर लोअर लेवल पे जाएगी। इससे क्या होता है, इन्फॉर्मेशन पहुंचाने में भी डिले हो जाता है। इट नॉट ओनली इन टेकिंग डिसीजन बट ऑल्सो इन एक्टिंग अपॉन दैम। जब आपके पास कोई भी ऑर्डर, कोई भी चीज़ें कंपनी को लेके आती हैं कि पूरी करनी है, अभी वो टॉप लेवल पे, फिर वो मिडल पे आएगी, फिर वो लोअर पे आएगी। इट वॉज़ वेरी टाइम टेकिंग एंड जब तक वो इन्फॉर्मेशन आती है उस चीज़ पे, उस पर एक्ट भी करना, उस चीज़ को फॉलो करने में भी बहुत टाइम लग जाता है। नेक्स्ट थिंग, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर होल्डर्स हु आर द ओनर्स, द ओनर्स हैव मिनिमल इन्फ्लुएंस। आप बोल सकते हो कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं उनके पास वो एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, ठीक है। जो शेयर होल्डर होते हैं वो ओनर्स रहते हैं। दोनों की अपनी अलग अलग राइट्स हैं कंपनी में। शेयर होल्डर को सारे राइट्स हैं कि ठीक है वो अपनी बात रख सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से, बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर इतनी कंट्रोल एंड पावर होती है कि कभी कभी उसमें एक ओलिगरिक मैनेजमेंट हो जाता है। आप ओलिगरिक मैनेजमेंट बोल सकते हो कि इसमें शेयर होल्डर्स तो सिर्फ नाम के उनको बोला जाता है कि शेयर होल्डर हैं इस कंपनी के, बट जो भी डिसीजन पावर रहती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास रहती है। तो ओनर्स हैव मिनिमल इन्फ्लुएंस इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग और रनिंग द बिजनेस। शेयर होल्डर की इसमें इन्वॉल्वमेंट बहुत कम रहती है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के कंपैरिजन से। जब कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपनी बात रखता है, कोई जनरल मीटिंग रखता है, तो जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं, वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं उस चीज़ों से। ये मीन्स हमारी इन्वॉल्वमेंट हुई नहीं और इन्होंने एक मीटिंग, जनरल मीटिंग भी कंडक्ट कर दिया दूसरे जगह से लोगों को बुला के कंपनी से। लास्ट वन इज़ द वेरियस डिमांड्स पोस्ट प्रॉब्लम्स इन managing the company as often becomes difficult to satisfy such diverse interests. Various demand pose problem managing the company. It means what कि आप बोल सकते हो कि जो भी मेजर डिसीजन होते हैं वो बहुत जो लिए जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के थ्रू लिए जाते हैं, ठीक है। तो वेरियस डिमांड पोस्ट प्रॉब्लम मतलब आप बहुत चीज़ों की डिमांड करते हो किसी भी कंपनी को मैनेज करने के लिए, तो ज़्यादातर ये देखा जाता है कि it will just become difficult to satisfy such diverse interests। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है अगर वो अपनी बात रख रहा है और उसकी जो भी चीज़ें हैं वो कभी कभी शेयर होल्डर को नहीं पसंद आती हैं, ओके। तो कभी कभी क्या होता है किसी का इंटरेस्ट कहीं और चला जाता है, वो किसी और चीज़ में इंटरेस्ट दिखाना चाहता है, बट उसको फॉलो क्या करना होता है जो उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलते हैं, ओके। तो इससे कभी कभी कॉन्फ्लिक्शन का भी इशू हो जाता है जिससे कि शेयर होल्डर सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। तो जो भी डिमांड्स होती हैं कभी कभी प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं किसी भी कंपनी को मैनेज करने के लिए। ज़्यादातर इट बिकम्स डिफ़िकल्ट टू सेटिस्फाई सच डाइवर्स इंटरेस्ट, कि वो जो भी डाइवर्स इंटरेस्ट जो भी चीज़ें डिसाइड की जाती है, डिसीजन ली जाती हैं, वो एक डाइवर्स मतलब एक दूसरे तीसरे डायरेक्शन में वो चीज़ें चली जाती हैं। एंड जब आप किसी भी कंपनी में मिल के काम नहीं करोगे, एक अपना ओपिनियन नहीं रखोगे और आपको एक अलग तरीके से ट्रीट किया जाएगा,
तो कभी कभी आप बोल सकते हो कि तब आप बहुत नाखुश दिखोगे भी किसी भी कंपनी में जब आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत कम होगी एंड आप अलग अलग तरीके से सोचोगे। तो सबकी सोच एक जैसी हो नहीं सकती है, कोई इसमें खुश होंगे, कोई नाखुश भी रहेंगे। ओके, तो ये ओवरऑल डिस्कशन था आपका जॉइंट स्टॉक कंपनी से रिलेटेड। मैंने इसके मीनिंग्स बताए, मैंने इसके फीचर्स बताए एंड मेरिट्स एंड लिमिटेशन बताए। फीचर्स आप बोल सकते हो उसके नेचर क्या है, मेरिट्स आप बोल सकते हो कि उसकी अच्छाइयाँ क्या है, लिमिटेशन आप बोल सकते हो उसकी बुराइयाँ क्या हैं। ओके, जॉइंट स्टॉक कंपनी के। अब नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी में क्या डिफरेंस होता है ये हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। एंड वन मोर थिंग कि फीचर्स अगर आप पढ़ भी लोगे किसी भी टॉपिक का, फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, तो फीचर्स से आप मेरिट्स एंड लिमिटेशन, कमियाँ, उसकी जो अच्छाई हैं, दोनों चीज़ निकाल सकते हो। तो आप अगर फीचर्स के टॉपिक अगर बना सकते हो अपने से, तो वो टॉपिक ऑफ मेरिट्स और लिमिटेशन भी डाल दोगे तो आपके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सकते हैं। ओके, तो इसमें कोई ऐसी इशू की बात नहीं है। मार्क्स देखो, बिजनेस स्टडी जो है वो बहुत ही मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है। आप बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स में गेन कर सकते हो, बट आपको ये चीज़ है कि आप मेन अगर पॉइंट पकड़ लिए ना तो आप उस चीज़ को अच्छे से एग्जाम में लिख सकते हो। जैसे आप बोल सकते हो किसी भी चीज़ का लिमिटेड लायबिलिटी बहुत कॉमन है, वो आपका हमेशा मेरिट में जाएगा, अनलिमिटेड लायबिलिटी आपका लिमिटेशन में जाएगा। तो ये सारे, जैसे फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी, ये आपका फीचर्स में जाएगा। उसमें डिफ़िकल्टी भी होती है, आप लिमिटेशन में डाल देना। उसमें जो अच्छाइयाँ होती हैं कंपनी को फॉर्म करने के लिए, आप मेरिट्स में डाल देना। तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप अच्छे से मार्क्स गेन कर सकते हो अगर आपको मेन चीज़ समझ में आ जाए कि मेन जो हमारा टॉपिक है उसका मतलब क्या है। तो आप अंदर की चीज़ें खुद अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट थिंग इज़, इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन यू कैन मेक अ सब्सक्राइब एंड जब प्रेस द बेल आइकन देन यू विल गेट द मोर अपडेट्स रिलेटेड टू माई वीडियोज़। इज़ इट क्लियर? So thank you class for today.